जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने क्लास AK अकेडमी आर्मी क्लास में, जहां की डेली GK GS की टेस्ट सीरीज़ चलाई जाती है। और फ्रेंड्स, चलिए क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ आप लोगों के द्वारा जो कल है शिक्षक दिवस के दिन आप लोगों ने जो तोहफ़ा दिया है वो तोहफ़ा है डिसलाइक का। फ्रेंड्स, अभी तक में जो जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं अभी तक में एक भी डिसलाइक नहीं था। फ्रेंड्स, आप अगर लाइक नहीं करते हो तो डिसलाइक क्यों करते हो, बस यही पूछना था मुझे। अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो इस बात के लिए कमेंट कर सकते हो। आप गुस्सा हो, मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। मैं जितना देना चाहता हूँ आपको, जो मेरे पास है, मैं पूरा पूरा उतना आपको फ्री में देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ी सी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ऊपर से क्या, तो आप लोग डिसलाइक कर रहे हैं मेरे वीडियो को, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आपका जो अपना अपना कर्म बनता है आप कीजिए। मेरा जो मैंने आपको कह रखा है मैं वो करूँगा। चलिए कोई बात नहीं है। तो सुनिए, कुछ विशेष है आज। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा है। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा है। जिन्हें वादा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा है। चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे क्लास में क्या कुछ विशेष है। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, दक्षिणावर्त घूमने वाला एकमात्र ग्रह कौन है। तो ये सवाल मैंने आपसे पूछा था और इस सवाल का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी में जो दिया गया है, शुक्र ग्रह। यही हमारा इस सवाल का जवाब होगा, राइट आंसर होगा। जिन भी लोगों ने ये डी ऑप्शन दिया है उन सभी लोगों के जवाब सही हैं। और चलिए देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या था। और तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल था, अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल था मैंने कल कह दिया था कि ये अश्वघोष नहीं, ये अशोक लिखा गया है। तो फ्रेंड्स, वो मिस्टेक से मेरे ध्यान में अशोक आ गया था, इस वजह से मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे अश्वघोष नहीं, ये अशोक नहीं, अश्वघोष ही होगा। और वो कनिष्क के दरबार में रहते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, अशोक नहीं अश्वघोष। चलिए देखते हैं हमारे क्लास का आज का पहला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला सवाल है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। आपको कमेंट करके बताना, सॉरी कमेंट नहीं, आपको बतलाना है। 10 सेकंड आपको टाइम दिए गए हैं। और यहाँ पे है 1483, 320 या फिर ऑप्शन नंबर सी 332 या फिर ऑप्शन नंबर डी 130 फ्रेंड्स, ये सारे जो ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है, इसको ध्यान में रखेंगे। सारे ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है 332, यही हमारा राइट आंसर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 5130, तो 5130 जो है ये लोहे में ध्वनि की चाल होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो आप कहेंगे 5130। इस दोनों बात को ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से क्या अपरिवर्तित रहता है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि कुछ लोग ना समझे कि अपरिवर्तित रहता है का मतलब क्या होता है। तो अपरिवर्तित रहता है का मतलब होता है कि नहीं बदलना, यानी कि जैसा था वैसा ही रह गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आप चार, ध्वनि की चाल या फिर ऑप्शन नंबर बी ध्वनि का तरंग दैर्घ्य या फिर ऑप्शन नंबर सी ध्वनि की आवृत्ति या फिर ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का घर्षण। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या नहीं बदलता है, यानी कि अपरिवर्तित रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो आवृत्ति होती है ये अपरिवर्तित रहती है। जबकि फ्रेंड्स, चाल और तरंग दैर्घ्य, ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है या गति करती है तो उसका चाल और तरंग दैर्घ्य दोनों बदल जाता है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए विलियम रॉन्टजन या फिर ऑप्शन नंबर सी न्यूटन ने या फिर ऑप्शन नंबर डी हर्शल ने या फिर ऑप्शन नंबर सी पहले होगा फिर डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है रीटर। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि परावैंगनी किरण की खोज किसने की थी। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स, आपका टाइमर समाप्त हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है रीटर। परावैंगनी किरण की खोज रीटर ने की थी, इसको ध्यान में रखेंगे।
और फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हर्षल, ये हर्षल नहीं हर्षेल होगा। और हर्षेल ने किस चीज़ की खोज की थी, तो आप कहेंगे अवरक्त विकिरण की खोज। हर्षल ने किस चीज़ की खोज की थी, तो ये आप कहेंगे आप अवरक्त विकिरण की खोज की थी हर्षेल ने। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला और काफ़ी इजी सवाल है, बुखार मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मापन का उपयोग किया जाता है, सेल्सियस का, फ़ारेनहाइट का, केल्विन का या फिर सेंटीग्रेड का। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने बताया भी है ऑफलाइन क्लास में और ऑनलाइन क्लास में। जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि क्या होगा इसका राइट आंसर। आपके पास 5 सेकंड बचे हैं अब, 4 3 2 और ये लास्ट एक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ़ारेनहाइट। फ्रेंड्स ये जो बुखार मापा जाता है डॉक्टर लोग के द्वारा वो फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ना कि सेल्सियस में। और फ्रेंड्स कुछ लोग यानी कि हम में से बहुत सारे लोग सेल्सियस में कहते हैं कि इतना डिग्री सेल्सियस तो बुखार है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल्सियस में बुखार को मापा नहीं जाता है, यानी कि हमें जो बुखार लगता है वो बुखार हमारे जो डॉक्टर आते हैं या होते हैं वो फ़ारेनहाइट में बुखार को मापते हैं, ना कि सेल्सियस में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ दे जब बुखार की बात आई है, यानी कि बुखार तो मनुष्य को लगता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इसको भी आपको साथ साथ में ध्यान में रखना है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो फ्रेंड्स ये जो है ये एवरेज डेटा है। एग्जैक्ट अगर पूछे आपसे कि पूरा पूरा होता कितना है तो 36.9 होता है, ये सेल्सियस में होता है। लेकिन फ्रेंड्स फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98.6, ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये फ़ारेनहाइट में होता है। यानी कि सॉरी, अगर इतना बुखार है आपको तो फ्रेंड्स ये कोई बुखार नहीं है, ये नॉर्मल बात है, ये बुखार ही नहीं है आपको। यानी कि 98.6 तो पहले से है, अगर ये एक आध दो इधर उधर हो जाता है, यानी कि अगर 100 हो भी जाता है तो ये बुखार नहीं है। इसको अगर आप इग्नोर भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा एक आध को टैबलेट ले लीजिए, खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल। लेकिन फ्रेंड्स जो लोग नए हैं इस क्लास में उनके लिए 310 केल्विन ये भी मनुष्य के शरीर का तापमान ही है और वो केल्विन में है। फ़ारेनहाइट में मैंने बताया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में 310 केल्विन, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बोलो एप्लीकेशन की शुरुआत किसके द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए गूगल के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी अमेजोन के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी ये फेसबुक के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी फ्लिपकार्ट के द्वारा। तो फ्रेंड जल्दी से इसके आंसर करेंगे। ये करंट का एक क्वेश्चन है जो मैंने डाला है, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स आप लोग को पता नहीं है कि ये जो वीडियो में आपको साउंड क्लियर मिलता है इसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ, कितनी गर्मी झेलनी पड़ती है, और फिर भी आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं क्या क्या आप लोग की कृपा होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गूगल के द्वारा। ये जो बोलो एप्लीकेशन है ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है या बनाया गया है, आप एक तरह से कह सकते हैं। और इस बोलो एप्लीकेशन के माध्यम से आप इंग्लिश सीख सकते हैं आसान तरीके से। आप गूगल पे ये प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, और उसके माध्यम से आप डेली प्रैक्टिस में ला करके इंग्लिश थोड़ा सीख सकते हैं इस बोलो एप्लीकेशन के माध्यम से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हैं और बिना किसी टीचर के द्वारा टीच किए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे किस चीज़ की बनी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए अल्फा की, या फिर ऑप्शन नंबर बी गामा की, या फिर ऑप्शन नंबर सी फोटोन की, या फिर ऑप्शन नंबर डी बीटा की। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड के समय है। और फ्रेंड्स सारे एडवर्टाइजमेंट आज से बंद हो गए, कोई भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर की बात मैं नहीं करने वाला, क्योंकि वो तो आप लोग सुनते ही नहीं हो, तो बेकार का इसका चर्चा करना ही बेकार है। तो छोड़िए, ये सारी बातें बेकार हैं, क्योंकि आपके ऊपर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है मैं बोलूँ या ना बोलूँ। चलिए कोई बात नहीं, तो मेरा जो कर्म है मैं कर रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप करोगे ही, वरना जहाँ है वहीं हम रहेंगे, विशेष क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है फोटोन, यही हमारा राइट आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंडुलम वाली घड़ी जो निश्चित समय अंतराल पर अपनी पुनरावृत्ति को दोहराती है उसे क्या कहते हैं। एक पेंडुलम वाली घड़ी जो निश्चित समय अंतराल पर अपनी पुनरावृत्ति को दोहराती है उसे क्या कहते हैं। पुनरावृत्ति गति, वृत्तीय गति, आवर्त गति या बाह्य गति। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, और ये क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि आपको समझना है, और अगर आप समझ जाते हैं तो इसका आंसर आप निकाल लेंगे। चल देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या करते हैं।
तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, यही हमारा राइट आंसर है। आवर्त गति कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं एक पेंडुलम के द्वारा निश्चित समय अंतराल पर, पेंडुलम घड़ी फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, घड़ी के अंदर एक छड़ी जैसी लंबी सी लगी होती है और जो हिलते रहती है, तो फ्रेंड्स वही पेंडुलम घड़ी वही होती है, और इसको ध्यान में रखेंगे। और चलते देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा, आवर्त गति कहते हैं उसको। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, प्रत्यास्थता किसी भी पदार्थ की वैसा गुण है, यानी कि कैसा गुण है। आपको बताना है कि प्रत्यास्थता किसी भी पदार्थ का कैसा गुण है, यानी कि विरोधी बल है, आकर्षण बल है, या घर्षण बल है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल है। यानी कि आपको बतलाना है कि प्रत्यास्थता किसी भी पदार्थ की प्रत्यास्थता क्या कहलाती है, यानी कि प्रत्यास्थता कहते किसे हैं। अगर आप इसको समझ जाएं तो आंसर आपका क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं आप लोग क्या करते हैं आंसर। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है विरोधी बल होता है। फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को अगर जैसे रबड़ है, रबड़ आप लोग देखे होंगे, रबड़ को अगर आप खींचते हो तो वो भले ही एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि लंबा हो जाता है, लेकिन फिर से अगर आप उसको छोड़ देते हो तो फिर से वह अपनी पुनः जो उसकी आकृति होती है, आकार होती है, फिर से वह उसमें आ जाता है, यानी कि फिर से अपने आकार में ढल जाता है। तो यही प्रत्यास्थता होती है। यानी तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे हैं तो हमारा जो फ्री का ऑफलाइन क्लास है वहाँ हम पढ़ लेंगे कि क्या होता है प्रत्यास्थता। चल देखते हैं हमारा अगला सवाल, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है क्यों। आपको बताना है कि गर्म खाना जो स्वादिष्ट लगता है खाने में, इसके पीछे वजह क्या है। ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, या फिर ऑप्शन सी, घर्षण बल के कारण, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फ्रेंड जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, गर्म खाना स्वादिष्ट लगता है क्यों। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फ्रेंड्स आप जो खाना बनाते हैं वो उसमें तो पानी देते ही हो, पानी तो बगैर पानी के खाना कहाँ बनेगा। तो फ्रेंड्स पानी को अगर आप गर्म करते हो तो उसको गर्म करने से उसका जो सरफेस टेंशन होता है, यानी कि पृष्ठ तनाव होता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण खाना, और यानी वही आप जो खाना बनाने में पानी का यूज़ करते हो, तो वो क्या करता है, खाना जब गर्म रहता है, जब तक गर्म रहता है तब तक उसका पदार्थ जो ये क्या कहते हैं पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम रहता है, और उसको जब हम खाते हैं तो हमारे मुंह में जो है पूरे पूरे मतलब पूरे जीभ पे फैल जाता है, और जिस वजह से हमारे जीभ पे जितने भी स्वाद की ग्रंथियाँ हैं, खट्टे स्वाद की, मीठे स्वाद की और नमकीन स्वाद की, ये सारे स्वाद हमें तुरंत ही मिल जाते हैं। तो यही वजह होती है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स अगला और बहुत ही इजी सवाल है, और ये सवाल है, दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ससंजक बल, या फिर ऑप्शन बी घर्षण बल, या फिर ऑप्शन सी असंजक बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी विकर्षण बल। फ्रेंड्स क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए और इसको देखिए, दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के, जल्दी से इसको समझिए और इसका आंसर कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स आपका टाइम आउट हो चुका है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है असंजक बल। यहाँ असंजक हो गया है, असंजक आप ध्यान में रखेंगे, असंजक बल कहलाता है। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। और एक समान, जैसे यहाँ पे दो विभिन्न पदार्थ हैं, अगर एक समान पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, अगर ऐसा पूछा जाता तो आप कहेंगे ससंजक बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वहाँ पे उस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ जो सवाल पूछा गया है, दो विभिन्न पदार्थों यानी कि दो अलग अलग पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, साबुन अथवा डिटर्जेंट पानी में घुलने पर उसमें किस चीज़ की मात्रा को कम कर देती है। यानी कि साबुन या फिर डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि सर्फ जो होता है, साधारण भाषा में अगर कहें तो सर्फ कहेंगे। साबुन और सर्फ पानी में घोलने पर उसमें किस चीज़ की मात्रा की कमी कर देता है, यानी कि कौन सी चीज़ होती है जो साबुन या फिर सर्फ जब आप यूज़ करते हो तो ऐसा क्या होता है जो कम हो जाता है पानी में, क्या होता है। जल्दी से आंसर करेंगे।
पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, या फिर पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, गुरुत्वाकर्षण को कम कर देता है, घर्षण को कम कर देता है, या फिर अपकर्षण को। तो फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका 10 सेकंड समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। जब भी आप साब या क्या कहते हैं डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं, यानी कि सर्फ को जब पानी में घोलते हो तो हमारा कपड़ा जो गंदा रहता है वो साफ़ हो जाता है। मतलब क्या, वो होता क्या है, सर्फ ही पानी में डालेंगे तो अच्छी तरह से साफ़ होता है, यानी कि उस पानी का जो है ये पृष्ठ तनाव कम कर देता है, सर्फ जो आप डालते हो। यानी कि पृष्ठ तनाव कम होने का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ का एकदम छोटे से छोटे आकार में ढल जाना, यही होता है पृष्ठ तनाव। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि यही पृष्ठ तनाव जब बारिश बरसती है उस समय ये पृष्ठ तनाव, ये जो बारिश का पानी होता है उसकी बूंदों पे लगता है, जिसकी वजह से वो गोल नज़र आता है। इसको भी आप साथ साथ में ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए देखिए हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, पौधे की पत्तियों तथा तना में जल का परिवहन किस क्रिया के माध्यम से होता है। फ्रेंड्स सवाल को समझिए, पहले डायरेक्ट आंसर नहीं करना है आपको। मैं यही सुझाव दूंगा कि अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाते हो उस समय किसी भी सवाल को, पहले सवाल को समझो उसके बाद फिर उसका आंसर करो। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप उसका आंसर सही सही करोगे। तो यहाँ पे आप पहले सवाल को समझिए कि पौधे की पत्तियों तथा तनों में जल का परिवहन किस क्रिया के माध्यम से होता है। इसको समझना है किस क्रिया के माध्यम से। तो वाष्पन की क्रिया, रासायनिक क्रिया, केशिकत्व क्रिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन क्रिया। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर करेंगे। और अब से फ्रेंड्स मैं किसी भी वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के बारे में नहीं बोलने वाला, क्योंकि आप लोग तो सुनते ही नहीं हो तो बोलने से कोई फ़ायदा है ही नहीं। चलिए देखते हैं। और इसी तरह से ऑफलाइन ही क्लास चलेगा, जब ऑनलाइन होगा ही नहीं, जब 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे ही नहीं तो हम लोग ऑनलाइन आएंगे नहीं। तो इसी तरह से चलेगा, क्या कर सकते हैं हम, जो करना है आप ही लोग को करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी को जाता है, यही हमारा राइट आंसर होगा। ये केशिकत्व क्रिया, इसको इंग्लिश में कहें तो कैपिलरी क्रिया कहते हैं। ये केशिकत्व क्रिया या फिर कैपिलरी क्रिया, जो कि पौधे में ये जल, पौधे की जो पत्तियां होती है या तने होते हैं उसमें जल रिस के जो जाता है, जो आप कहते हैं कि रिसाव हो गया, यानी कि यही क्या हो रहा है, जो जल जाता है वो किस माध्यम, किस क्रिया के माध्यम से, तो क्रिया होगी केशिकत्व क्रिया। लेकिन अगर पूछे कि कौन से ऊतक के माध्यम से जाता है तो आप कहेंगे जाइलम, ठीक है। और यहाँ पे अगर केवल जल पूछे तो आप जाइलम कहेंगे, और जल एवं खनिज लवण पूछ दे तो आप कहेंगे ये फ्लोएम। ओके, इसको समझिए कि अगर जल एवं खनिज लवण लगा दे, जल एवं खनिज लवण का ये परिवहन पौधे की तना और पत्तियों में किस ऊतक के माध्यम से होता है, किस, हाँ, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू के माध्यम से होता है, तो आप कहेंगे कि ये फ्लोएम ऊतक, ठीक है। और अगर केवल जल कहे तो आप कहेंगे जाइलम ऊतक। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, आपेक्षिक घनत्व को किस चीज़ में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी माइक्रोमीटर, या फिर ऑप्शन सी एनीमोमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड के समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपका टाइम समाप्त हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि हाइड्रोमीटर कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व किस चीज़ में मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। जबकि ये आपेक्षिक आर्द्रता अगर पूछे तो हाइग्रोमीटर होगा, ग होगा। हाइग्रोमीटर आपेक्षिक आर्द्रता, और यहाँ पे पूछा गया आपेक्षिक घनत्व, तो ये होगा हाइड्रोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स अगला और काफ़ी इजी सवाल, ये सवाल पहले वाली वीडियो में हो चुका है, अगर आप क्लास में रेगुलर रहते होंगे तो इसका आंसर आप लोग कर ही दिए होंगे। चलिए फ्रेंड्स सवाल है, जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग ऊपर दिखाई देता है, इसको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1/20, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1/10, या फिर ऑप्शन सी 1/30, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1/70। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1/10।
बर्फ ये 1/10 भाग दिखाई देता है, इसको ध्यान में रखेंगे। पूरे आयतन का 1/10 भाग दिखाई देता है। चलिए फ्रेंड्स अगले सवाल पे आते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, नदी में नाव के ऊपर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ऑप्शन नंबर बी घर्षण बल, या ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावन बल, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपकेंद्रीय बल। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लास की वीडियो समय से आ जाए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही होगा सब्सक्राइबर के ऊपर। मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि आप लोग का रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा दिन में मैं भेजूं। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइबर पे ध्यान दीजिए। अगर सब्सक्राइबर 1000 पूरे हो जाते हैं तो हम लोग फ्रेंड्स लाइव आएंगे, और लाइव आने के बाद ये क्लास का जो आपका टाइम है वो थोड़ा सा हम 2 से 3 घंटा पीछे कर देंगे, इतना तो है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा उत्प्लावन बल, नाव के ऊपर नदी में नाव के ऊपर लगने वाला बल। तो फ्रेंड्स यहाँ जो नदी मैंने कहा है ये ज़रूरी नहीं है कि नदी ही होगा, वो समुद्र भी हो सकता है। सीधे सीधे आप मानिए कि समुद्र, ये पानी में नाव के ऊपर लगने वाला बल, अगर कॉमन से पानी आप मानते हो तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हमारे आंसर होगा ऊर्ध्वपातन बल, सॉरी ऊर्ध्वपातन नहीं होगा, उत्प्लावन बल होता है, जो कि नाव को ऊपर की ओर ढकेले रहता है और नाव चलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर हमारा ऊर्ध्वपातन बल होगा, इसको ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पलायन वेग का मान है? ऑप्शन नंबर ए 11.2, या फिर ऑप्शन नंबर बी 12.8, या फिर ऑप्शन नंबर सी 20.9, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25.3। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स टाइम आउट हो चुका है। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11.2, यही हमारा पलायन वेग का मान होता है। फ्रेंड्स कुछ लोग कहेंगे कि पलायन वेग क्या होता है, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि पलायन वेग ये वैसा वेग होता है जिस वेग से अगर आप पृथ्वी से यानी कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अगर किसी चीज़ को भी ऊपर फेंकते हो या उछालते हो तो उसके बाद वो पिंड यानी कि वो वस्तु फिर से पृथ्वी पे लौट के वापस नहीं आएगी। इसी को पलायन वेग कहा गया है। आपको ध्यान में रखना है कि इसका मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको ध्यान में रखेंगे, पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए देखते हैं अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बैरोमीटर का स्तर यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यह किस चीज़ का सूचक है? वर्षा का, आंधी तूफान का, बादल का, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। और मैं टाइमर इस वजह से नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्षा का। बैरोमीटर का स्तर अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ये जो स्तर है ये बारिश आने का सूचक है। आपको ध्यान में रखना है इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने का परिक्रमण काल क्या है? आपको बतलाना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 88 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर बी 165 दिन, या फिर ऑप्शन नंबर सी 165 वर्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी 2 वर्ष। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास अब 5 सेकंड ही बचे हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से कमेंट करेंगे, सॉरी कमेंट नहीं करेंगे, एज्यूम करेंगे यानी सोचेंगे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है 88 दिन, यही हमारा राइट आंसर होगा। बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, जिस वजह से इसको सूर्य का चक्कर काटने में या सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगता है, और इसी को परिक्रमण काल कहते हैं। यानी कि परिक्रमण, हाँ इसको परिक्रमण काल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। और फ्रेंड्स सबसे दूर जो स्थित है वो नेपच्यून है, यानी कि वरुण है, और इसे 165 वर्ष लगते हैं ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो यही परिक्रमण काल कहलाता है, यानी कि सूर्य का चक्कर जो कोई ग्रह लगाता है, एक चक्कर जो पूरा लगाता है उसी को परिक्रमण काल कहते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि परिक्रमण काल क्या होता है, और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा जिस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ। देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति लिफ्ट के सहायता से ऊपर जा रहा है
अगर लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो उसका भार क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए घट जाएगा, या फिर ऑप्शन बी बढ़ जाएगा, या फिर ऑप्शन सी शून्य हो जाएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अपरिवर्तित रहेगा। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम आउट हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शून्य हो जाता है। यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट से ऊपर जा रहा है और लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त उसकी रस्सी अगर टूट जाती है तो वो एकाएक फिर नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये एक तरह से कह दें कि ये भारहीनता की स्थिति होती है, यानी कि उस वक्त उस व्यक्ति को अपना भार महसूस ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? उत्तरी ध्रुव पर, या फिर ऑप्शन बी विषुवत रेखा पर, या फिर ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, थोड़ा मोड़ा हिंदी, थोड़ा मेरी हिंदी टाइपिंग थोड़ी सी वीक है, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्या करूं। लेकिन जो भी हो पाता है, जो मेरे से हो पाता है मैं करता हूं, और आपके लिए मैं दे रहा हूं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, यानी मैं पूरी मेहनत आपके लिए कर रहा हूं। बस थोड़ा आप लोग सहायता कीजिए। देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर दक्षिणी ध्रुव विषुवत रेखा होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है, जिसे कि विषुवत रेखा को इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, ये मैप का टैप है, ये मैप का क्वेश्चन है। अगर मैप होता तो उसमें आप बेहतर समझते हैं, और ये सारी बातें तब क्लियर हो पाती जब ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाता बोर्ड पे, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो देखते हैं आप लोग क्या करते हैं और कब तक करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी निरंतर घटते रहता है। फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका टाइम समाप्त हुआ, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए घटता है। इसको ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। इसको देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा राइट आंसर ए होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सितार के माध्यम से होती है? यानी कि जो सितार होता है, सितार ये एक वाद्य यंत्र है, और ये वाद्य यंत्र जब आप बजाते हो तो क्या होता है? कौन सी प्रक्रिया होती है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, या फिर ऑप्शन नंबर बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, या फिर ऑप्शन नंबर सी विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदलना, या फिर ऑप्शन नंबर डी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। फ्रेंड, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका टाइम आउट हो गया है, और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना, ये सितार के माध्यम से किया जाता है। यानी कि सितार एक वाद्य यंत्र है, और जब आप उसको बजाते हैं तभी उससे साउंड निकलता है। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि उसके अंदर जो ऊर्जा है वो तब उत्सर्जित होती है, तब निकलती है जब आप उसमें कुछ अपना एनर्जी देते हैं। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ये ध्वनि ऊर्जा में बदलने का काम करता है सितार। इसको ध्यान में रखेंगे, और देखते हैं हमारा बी जो ऑप्शन है। फ्रेंड्स, बी ऑप्शन में कहा गया कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, हाँ, ये सेल, आप जो सेल देखते होंगे, सेल जो ये आप यूज़ करते हैं, जो बैटरी घर में फ़ैन चलाने के लिए, तो यही है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम सेल के द्वारा किया जाता है, यानी बैटरी के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे जो मैंने बताया उस कंडीशन के अनुसार। और फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में भी बदलता है और ऊष्मा ऊर्जा में भी बदलता है। जैसे कि आप जब बल्ब जलाते हो तो उससे तो रोशनी होती ही है, लेकिन उससे कुछ ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि उससे कुछ गर्मी भी निकलती है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो में ही मैं क्लियर कर दूँ, ताकि जो लोग घर पे रह के पढ़ रहे हैं उनको भी समझने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो देखते हैं। और फ्रेंड्स, डी जो दिया गया है, फ्रेंड्स, डी में कहा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम। तो फ्रेंड्स, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम ये करता है मोटर, यानी कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को वो अपने अंदर लेता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने डायनेमो बोला, अगर यहाँ पे विद्युत मोटर ये डायनेमो रहता,
मैंने इसमें इसके यानी कि ऑप्शन नंबर डी के संदर्भ में मैंने कहा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है। यहाँ पे अगर डायनेमो की बात की जाए, जो कि डायनेमो जिससे कि ऊर्जा ये इलेक्ट्रिसिटी उत्सर्जित होती है यानी कि निकलती है। आप लोग देखते हो कि शादी विवाह जो जनरेटर चलता है, जनरेटर के बगल में जो एक लगा रहता है उसी को डायनेमो कहते हैं, और उसी से जो है ये आप लाइट्स वगैरह जलाते हैं। तो वो क्या होता है, ये डायनेमो हुआ। तो डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यानी कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसको बाहर देने का काम करती है, यानी कि आउटपुट देने का काम करती है कौन, डायनेमो। और ये इनपुट लेता है कौन, विद्युत मोटर। चलिए, मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया है। देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है। और ये फ्रेंड्स आपको ऑब्जेक्टिव ही याद रखना है, इसके लिए मैं कुछ विशेष नहीं बतलाने वाला। इसका मान क्या होता है आप जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका टाइम लगभग अब समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो इसका वैल्यू होगा, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे दोनों बी लिखा गया है, आपको तीसरा नंबर जो सी है यही हमारा राइट आंसर होगा। 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति, या फिर ऑप्शन नंबर बी प्राकलन समिति, या फिर ऑप्शन नंबर सी आकलन समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्यकारी समिति। फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके पास 10 सेकंड का समय है। और फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपका एग्ज़ाम और ये फिजिकल या फिर रिटन दोनों नज़दीक आ रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि हम पूरे 1000 हो जाएं, क्योंकि जितना जल्दी हो जाएंगे उतना ही जल्दी हमारा पढ़ाई जो है कुछ स्पीड पकड़ लेगा, और हम लोग डेली जो है कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये लास्ट बार है जो मैं कह रहा हूँ, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा ये लोक लेखा समिति। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। और फ्रेंड्स, वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें 22 सदस्य होते हैं, और इस 22 सदस्य में से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इसको ध्यान में रखना है कि प्राकलन समिति को लोक लेखा समिति को प्राकलन समिति की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, प्राकलन समिति में राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। 2 सदस्य, या फिर ऑप्शन बी 10 सदस्य, या फिर ऑप्शन सी 30 सदस्य, या फिर ऑप्शन नंबर डी दिए गए में से कोई नहीं। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। और सभी लोग जय हिंद बोल के अपनी उपस्थिति तो ज़रूर देंगे, कुछ करें या ना करें, क्योंकि आप लोगों से तो कुछ हो नहीं रहा है जो मैंने कहा है। तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर होगा दिए गए में से कोई नहीं, यानी कि ये प्राकलन समिति में राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। जो भी सदस्य होते हैं वो सारे के सारे ये लोकसभा से होते हैं, और उनकी सदस्य संख्या यानी कि कितने मेंबर होते हैं, तो 30 मेंबर होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने आपको बतलाया कि ये जो लोक लेखा समिति है इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 22 मेंबर होते हैं, और इस 22 मेंबर में से 15 सदस्य यानी 15 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि लोकसभा से होते हैं, और 7 मेंबर ऐसे होते हैं जो कि राज्यसभा से होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। ये कंडीशन लोक लेखा समिति के लिए है, और ये प्राकलन समिति की बात करें तो 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 सदस्य केवल लोकसभा से होते हैं। चलिए, क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। अगला सवाल पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए वेबर, या फिर ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, या फिर ऑप्शन नंबर सी टेस्ला, या फिर ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। तो फ्रेंड्स, ये जो सवाल है इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, ये आज का आपका पहला सवाल है, और पहला नहीं, यही सवाल आपको कमेंट करके बतलाना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए काला, या फिर ऑप्शन बी नीला, या फिर ऑप्शन सी उजला, या फिर ऑप्शन नंबर डी नारंगी। फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं और हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए काला। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो काला दिखाई देगा, यानी कि बोले तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स अगला और काफ़ी बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 20 से 25 बार, या फिर ऑप्शन नंबर बी 28 से 35 बार, या फिर ऑप्शन नंबर सी 70 से 72 बार, या फिर ऑप्शन नंबर डी 16 से 18 बार। फ्रेंड्स जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसके लिए आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपका 10 सेकंड समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 16 से 18 बार। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 बार ही सांस लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि 70 से 72 बार। तो फ्रेंड्स ये 70 से 72 बार ये हृदय की धड़कन की गति है, यानी कि हमारा हृदय 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है। इसको ध्यान में रखेंगे, हृदय कितने 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 70 से 72 बार। और जो हमारे सांस लेने की जो दर है यानी कि गति है 1 मिनट में 16 से 18 बार। इस यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्यूरी, या फिर ऑप्शन नंबर बी फैराडे, या फिर ऑप्शन नंबर सी कैंडेला, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी एबव, यानी कि दिए गए में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। तो फ्रेंड्स हमारा क्लास आज यहीं पे समाप्त होता है। जो भी क्वेश्चन था मैंने आपको मुझे लगता है कि मैंने क्लियर से समझा भी दिया है और क्लियर कर दिया है। और फ्रेंड्स मिलते हैं फिर मॉर्निंग में फ्री वाले क्लास में और सभी लोगों के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय AK अकेडमी। और देखिए आप लोगों का कितना साथ रहता है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा खुद भी एग्ज़ाम है, फिर भी मैं आप लोगों के साथ हूँ। और एक आप लोग हो कि मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है। चलिए देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे। जय हिंद।